Students, today we are going to discuss the positive impact of British rule. As we already discussed while discussing the topics of chapter 1, that British worked in India mainly for her own interest, mainly for the development of British industries. And British had no economic interest in India. Means Britishers were not interested in the development of Indian economy, but interested in the development of British industries and British economy. Till now we have discussed that how British exploited the Indian economy, whether it is agriculture or industries or any other sectors. British exploited the Indian economy overall. But today we are going to discuss that positive impact of British rule. Now, when we take conclusion of overall working of the British in India, we may think that was there any positive impact of British rule? Here, positive impact of British rule means that impact of British rule on India after independence. Means we are not talking here the positive impact of British rule over India during the British period. No, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद हम लोग को क्या पॉजिटिव बेनिफिट मिला ब्रिटिश रूल से। मतलब जो ब्रिटिश रूल करके चला गया 1947 में हम लोग को इंडिपेंडेंस मिला, और ब्रिटिश जो कुछ भी यहाँ पे लेफ्ट करके गया, जो कुछ भी छोड़ के गया, क्या वो हम लोग के लिए कुछ बेनिफिट हुआ उससे? क्या हम लोग के लिए कुछ वो पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया? तो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। दिस टॉपिक इज़ डिबेटेबल टॉपिक, मतलब इसमें डिबेट जो है हम लोग इसमें कर सकते हैं। मतलब इसमें डिफरेंट व्यूज़ हो सकता है डिफरेंट स्टूडेंट्स का। तो आपको ये, चूँकि ये टॉपिक डायरेक्ट टॉपिक दिया हुआ नहीं है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, बट इट इज़ गिवन इन एनसीईआरटी। लास्ट में जब आप देखेंगे तो वहाँ दिया है एक क्वेश्चन भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में कि क्या ब्रिटिश का कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट था। तो ऑफकोर्स हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे कुछ जो ब्रिटिश छोड़ के गया था वो हम लोग के लिए पॉजिटिव जो है काम आया। जैसे आप रेलवेज़ देख लीजिए, रेलवेज़ तो ब्रिटिश जाते वक्त लेके चला नहीं गया, वो हम लोग के लिए छोड़ दिया, तो उसको हम लोग यूज किए, वो हम लोग के लिए बेटर ट्रांसपोर्टेशन जो है प्रूफ हुआ। और अभी भी हम लोग को मालूम है कि रेलवे जो है कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, कि रेलवेज कितना जो है बेस का काम करता है हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में। तो ये जो है ब्रिटिश का ही जो है इनिशिएटिव था, जो कि हम लोग उसको आगे तक डेवलप कर पाए। उसी तरह से कैसे जो एग्रीकल्चर को जो है कॉमर्शलाइज किया, तो ब्रिटिश टाइम में फोर्स्ड कॉमर्शियलाइजेशन था, मतलब ज़बरदस्ती जो है वो मार्केटेबल बनाना चाहता था। लेकिन बाद में जो है ये जो है थिंकिंग को चेंज कर दिया इंडियन फार्मर्स का, और फार्मर्स जो है प्रोड्यूस करने लगा मार्केट के लिए। तो ये हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स। द फार्मर्स स्टार्टेड कंसिडरिंग मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोड्यूस एज एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्शन डिसीजंस। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश जो है कमर्शियल आउटलुक दिया एग्रीकल्चर का। मतलब फार्मर्स अब वही चीज़ को ग्रो करेगा, उसी क्रॉप्स को उगाएगा जिसका मार्केट में जो है अच्छा डिमांड है और अच्छा प्राइस मिल रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता था। आपको मालूम है कि वो लाइवलीहुड के लिए जो है कुछ ही क्रॉप्स, फिक्स क्रॉप्स था जिसको उगाता था, और वो भी अपने लाइवलीहुड के लिए। वो मार्केट सरप्लस नहीं उगाता था। मार्केट सरप्लस एक टर्म इकोनॉमिक, इसका मतलब होता है कि सब्सिस्टेंस के बाद जो सरप्लस बच जाए, जो ज़्यादा बच जाए, जिसको हम लोग बेच सकें मार्केट में और जिससे इनकम जनरेट कर सके, उसको मार्केट सरप्लस बोलते हैं। तो ये जो है प्रोडक्शन, वही चीज़ का प्रोडक्शन होगा जिसका मार्केट में प्राइस अच्छा है और डिमांड अच्छा है। तो ये जो है एक आउटलुक दिया फार्मर्स को। सेकेंड, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यस,
spread of railways and roadways made transportation easy. रेलवेज, रोडवेज, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिटिश डेवलप किया था, ठीक है, ब्रिटिश डेवलप फॉर हर ऑन इंटरेस्ट, लेकिन वो जो यहाँ पे छोड़ के चला गया उसको हम लोग यूज किए बाद में। ये हम लोग को एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है हम लोग को दिया, रेलवेज हो चाहे रोडवेज हो। और उस समय में इंडिपेंडेंस के बाद जो है जो हम लोग को ये सिस्टम दिया, रेलवेज दिया, कुछ रोड्स दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, उसको हम लोग जो है हम लोग के लिए वो बेनिफिशियल साबित हुआ। इट प्रूव बेनिफिशियल टू अस। तो पहला कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स हो गया, सेकेंड बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गया, थर्ड इज चेक ऑन फैमिन्स। ऑल ऑफ अस आर नोइंग दैट ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड there were frequent famines, there were frequent occurrence of famines during the British period. However, we had enough resources to tackle the famines, but attitude of the British government was not good. We already discussed the famines of 1943 occurred in Bengal, and that famines occurred not because of the lack of foods and raw materials but because of the attitude of the British. तो ब्रिटिश जो ट्रांसपोर्टेशन दिया तो उससे हम लोग फैमिन्स को चेक कर पाए, फैमिन्स को रोक पाए। इंडिपेंडेंस के बाद जब ब्रिटिश चला गया तो हम लोग इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को यूज कर पाए, ट्रेन्स को, रेलवेज को यूज कर पाए। उससे क्या किया हम लोग, जो नेसेसरी गुड्स था, मटेरियल्स था, जो फैमिन अफेक्टेड एरियाज़ में जाना था, उसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के द्वारा, रेलवेज़ के द्वारा, रोड्स के द्वारा जो वहाँ तक पहुँचाए। और यही कारण है कि इंडिपेंडेंस के बाद, ब्रिटिश पीरियड ख़त्म होने के बाद हमारे यहाँ ज़्यादातर फैमिन्स नहीं हुआ, और हुआ तो उसको हम लोग कंट्रोल किए। 1960 में हुआ था फैमिन्स, तो उसको कंट्रोल किया गया बिकॉज ऑफ द रैपिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन and rapid movement of food supply and other essentials like drugs, clothes, etc. तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन था, इससे हम लोग फैमिन्स को कंट्रोल कर पाए, चेक कर पाए, अकाल को जो हम लोग रोक पाए। नेक्स्ट वन इज मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज टू मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज टुक प्लेस। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है? बार्टर सिस्टम का मतलब होता है कि जब एक गुड्स को खरीदने के लिए दूसरा गुड्स दिया जाए, बेचा जाए, मतलब गुड्स के बदले में गुड्स। मान लीजिए आपको शुगर खरीदना है, चीनी खरीदना है, और आपके पास में राइस है, तो राइस आप दीजिएगा शुगर बेचने वाले को, और शुगर बेचने वाला आपको देगा शुगर। तो यहाँ पे गुड्स के बदले में गुड्स। आपको यदि मिल्क खरीदना है तो मिल्क वाले को आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप जो है राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो राइस दीजिए आप मिल्क वाले को, और मिल्क वाले आपको मिल्क देगा। तो ये सामान के बदले में सामान, ये जो ट्रांजैक्शन होता था, इसको हम लोग बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। मीन्स एक्सचेंज व्हिच कंसिडर्स गुड्स एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो उस सिस्टम का बहुत सारा ड्रॉबैक्स था। जो हम लोग मनी चैप्टर पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, यूनिट 2 में, तो वहाँ देखेंगे कि क्या क्या बार्टर सिस्टम का जो ड्रॉबैक्स था, जिसके चलते उससे बहुत सारा जो प्रॉब्लम क्रिएट होता था। तो ब्रिटिश क्या किया, बार्टर सिस्टम को चेंज करके मॉनेटरी सिस्टम को इस्टाब्लिश किया। उस समय में बहुत ज़्यादा आपको बार्टर सिस्टम जो है ग्राउंड लेवल से लेकर के और हर एक जगह बार्टर सिस्टम यूज किया जाता था। गुड्स के बदले में गुड्स, मनी का कम ही यूज होता था। तो उस चीज़ को ब्रिटिश ख़त्म किया, मनी यूज होने लगा। और जब मनी यूज होने लगा, एंड देयरफॉर इट फैसिलिटेट डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो मनी सिस्टम ऑफ, यानी कि मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज से ही डिवीजन ऑफ लेबर आया। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब हुआ डिवीजन ऑफ वर्क। मतलब अब हमको वो चीज़ प्रोड्यूस नहीं करना है जो दूसरा का ज़रूरत है, बाकी हमको वो प्रोड्यूस करना है जिसमें हम स्पेशलाइज्ड हैं। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए मिल्क वाले को राइस चाहिए, राइस उसको दीजिएगा तभी जाकर वो मिल्क देगा। तो अब हमको राइस प्रोड्यूस करना पड़ा है लाचारी में,
हम राइस प्रोड्यूस करने में एक्सपर्ट नहीं, लेकिन राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि हमको मिल्क चाहिए। तो इसलिए जो है मिल्क वाले को हम राइस दिए और उसके बदला मिल्क दिया, तो ये प्रॉब्लम था। तो लेबर जो है फिक्स था कि हमको क्या वर्क करना है, वो फिक्स था हमको। तो यहाँ पे इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया, हम जिस चीज़ में स्पेशलाइज्ड हम उसी को प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि वर्क का बंटवारा हो गया, डिवीज़न हो गया, और हम जिस चीज़ में स्पेशलाइज हैं वो वर्क प्रोड्यूस करेंगे, हमको बदले में मनी मिलेगा, और फिर मनी से हम लोग कोई दूसरा चीज़ जो है खरीद लेंगे। तो मनी के आने से ये प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हुआ। तो डिवीजन ऑफ लेबर, इससे स्पेशलाइजेशन आया एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। और जब सब अलग अलग गुड्स को प्रोड्यूस करने लगा, क्योंकि डिवीजन ऑफ वर्क हुआ तो अलग अलग काम करने लगा, आप कोई फिक्स नहीं था कि हमको यही काम करना है। तो काम बांटने से, वेराइटीज़ ऑफ वर्क बांटने से अलग अलग गुड्स को प्रोड्यूस किया जाने लगा, और उससे क्या हुआ, स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो है बढ़ा। तो ये बेनिफिट्स हुआ मल्टी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज आने से। Okay, so division of labor means division of works. So in short, in money economy, different persons tend to specialize in different goods, and through the marketing process, these goods are brought and sold for the satisfaction of multiple wants. मतलब क्या हुआ कि आप जिस चीज़ में स्पेशलाइज हैं, जिस गुड्स में, उस गुड्स को आप प्रोड्यूस कीजिए या सर्विस को प्रोड्यूस कीजिए, बदले में आपको मनी मिलेगा मार्केट में, और मनी मिलने के बाद क्या कीजिएगा, आपको जो चीज़ खरीदना है उसको आप मार्केट से खरीद सकते हैं, जो गुड्स को आपको बेचना है उसको मार्केट में आप बेच सकते हैं। इन दिस वे ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर इज इनकरेज्ड बाय द यूज ऑफ मनी। तो स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ने से स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा। तो ये सब बेनिफिट जो हम लोग को ब्रिटिश से मिला, पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। नेक्स्ट वन इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। ब्रिटिश लेफ्ट एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू इंडिया। British structure of administration and planning are the base of our current political and administrative system. हाँ, ब्रिटिश का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, जो सेटअप था, इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, इट वॉज वेरी एफिशिएंट, और वो जो एक लिगेसी छोड़ के गया हम लोग को, उसका हम लोग अभी भी जो है यूज कर रहे हैं। जैसे हमारा हो गया पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो हमारा डेमोक्रेसी है वो ब्रिटिश का ही देन है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये जो है आपको ब्रिटिश का ही जो है देन है। हम लोग उसको और अच्छे तरीक़ा से इनोवेट किए, उसको हम लोग थोड़ा चेंज किए, लेकिन जो बेस है, जो एक स्ट्रक्चर दिया, वो ब्रिटिश ही दिया। तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, ब्रिटिश का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, जो सिस्टम था, वो हम लोग को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया, उसको हम लोग यूज किए। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको मालूम है कि वो भी ब्रिटिश का जो 1935 एक्ट था उस पर बेस्ड है। हालांकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन से मिल के बना हुआ है। बहुत सारे पार्ट जो है अलग अलग कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ा है, दुनिया का एक सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का है। तो लेकिन जो बेस था, जो कोर था, फीचर्स, जो सिस्टम था, जो स्ट्रक्चर था, वो ब्रिटिश का ही देन था। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पॉजिटिव इम्पैक्ट। Now education. Now at many places you will not find education as a part of this. लेकिन education भी it is also a component of economic system. Education आपको मालूम है कि in modern economy it is also part of, it is also factor of economy. इसको हम लोग ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल जो है इसका भी यूज होता है। तो एजुकेशन पे भी जो है ब्रिटिश जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया, इसको आपको जानना है। इन अकॉर्डेंस विद द वुड्स डिस्पैच, यूनिवर्सिटीज़ वेयर एस्टैब्लिश इन कलकत्ता, बम्बई एंड मद्रास। चार्ल्स वुड के नेम पे जो है ये वुड्स डिस्पैच हुआ। चार्ल्स वुड ही जो है इसको एस्टैब्लिश किया था। एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता, बम्बई एंड मद्रास इन 1858, चार्ल्स वुड बंकिम चंद्र चटर्जी, द फेमस बंगाली राइटर, बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट 2 ग्रेजुएट्स ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी। यानी कि 1857 में कलकत्ता, बम्बई एंड मद्रास, 3 फेमस यूनिवर्सिटीज़ वेर एस्टैब्लिश्ड। आप सोच सकते हैं 1857 में एस्टैब्लिश हुआ। तो ब्रिटिश जो है एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन दिया, मॉडर्न एजुकेशन का सिस्टम जो ब्रिटिश दिया, उससे पहले जो गुरुकुल स्ट्रक्चर था उससे चेंज, एक मॉडर्न एजुकेशन को एस्टैब्लिश होने में हेल्प किया। तो ये आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। कलकत्ता यूनिवर्सिटी,
the Bombay University and the Madras University. So all these were the positive impacts of the British rule in India. तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट मतलब ब्रिटिश के जाने के बाद जो ब्रिटिश का छोड़ा हुआ जो कुछ भी था वो किस तरह से एक इम्पैक्ट दिया इंडियन सिस्टम पे, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम पे, उसको हम लोग आज देखें. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल in India. Thank you.